everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today in this lecture I'm going to discuss a very important topic, that is the Coleridge law. तो कॉलरिज ने जो अपनी स्टडी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ की कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या देखा था आपने कि एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यू है ग्राफिकल जब आपने रिप्रेजेंटेशन की थी उस केस में हमने देखा था कि जब आप ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाते हो तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। बट जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को देखा तो आपने क्या नोटिस किया कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये जो ग्राफ है दैट जस्ट गो पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाली एक्सिस है ये जस्ट उसके पैरेलल चला जाता है और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाते, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लाइन जो है जब आप कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो सडन राइज हो जाता है। दैट मीन्स कि जब आप इनफाइनाइट डिल्यूशन करते हैं, एक्सेस में उसमें वाटर ऐड करते हैं तो ग्राफ उसमें पैरेलल चला जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉलरिज ने क्या किया, उसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर वर्क किया। उसने अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, जिसमें कुछ, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगेन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग पेयर्स लिए, फिर उसने उनकी पेयर्स के ऊपर क्या किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज मेजर की। तो साल जो कॉलरिज का फोकस था दैट इज़ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके लिए इसने सारा ये रिसर्च वर्क किया। तो उसने बेसिक उसका जो क्राइटेरिया यही लिया है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो टोटल उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ अ सम ऑफ द कंडक्टिविटीज गिवन बाय द टू आयंस। ओके, तो इसमें जैसे इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जैसे भी आपको इसका बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड की हमने ली थी, पोटेशियम क्लोराइड की टोटल, पोटेशियम क्लोराइड के इट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे ये पोटेशियम केटाइन में और क्लोराइड एनाइन में डिसोसिएट हो जाएगा और टोटल जो कंट्रीब्यूशन, टोटल जो KCl की मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज़ अ सम ऑफ द कंडक्टिविटीज गिवन बाय दीज टू आयंस, कि जितनी कंडक्टिविटी केटाइन देगा प्लस द कंडक्टिविटी गिवन बाय द क्लोराइड, इन दोनों को सम करके जो आएगा वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी। और उसने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि हर आयन की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है उसकी, तो वो सभी आयन, सभी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो उसमें वो कॉमन ही रहेगी जितनी उसकी वैल्यू। जैसे आपने इसमें देखा है सोडियम क्लोराइड में अगर सोडियम डिसोसिएट हो रहा है, जितनी सोडियम की कंट्रीब्यूशन सोडियम क्लोराइड के लिए है उतनी ही कंट्रीब्यूशन अगर आप सोडियम ब्रोमाइड लेते हो तो सोडियम ब्रोमाइड में भी सोडियम की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि आयन तो सेम ही है ना, ये कॉमन आयन है ना। कॉमन आयन जो है उसकी आइडेंटिटी, उसका नेचर तो वही रहेगा। इस हिसाब से कि जब भी कोई कॉमन आयन आएगा उसकी जो एक कंट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स रहती है, चाहे वो किसी भी मेन उसमें इलेक्ट्रोलाइट में हो। जैसे इसमें आपने KBr एंड AgBr लिखा है, तो ब्रोमाइड की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी मान लो 0.1 0.2 जो भी है, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड में जो इसकी कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम ही रहेगी, क्योंकि ब्रोमाइड तो सेम है ना, एलिमेंट तो वही है ना, इसमें भी ब्रोमाइड है, इसमें ब्रोमाइड आयन आ रहा है। इसी चीज़ को उसने क्लियर किया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पेयर्स लेते हो, अगर उसमें कोई कॉमन आयन है तो हर जो आयन होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है इस मोलर कंडक्टिविटी की, वो फिक्स रहती है। तो अगर किसी भी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चाहे आ रहा है बट उसकी कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है, जो उसकी इंडिविजुअल एक आयन की वैल्यू वो सेम रहेगी। इसके बेसिस पे उसने एक स्टेटमेंट पास की, अब देख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, क्योंकि उसकी रिसर्च मेन थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपने देखा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हम नहीं कर पा रहे थे ग्राफ के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो इट इज़ पॉसिबल कि वो तो कर लिया है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने ये कॉलरिज लॉ दिया है। तो उसने क्या बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इज़ अ सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड एनाइन, क्योंकि उस इलेक्ट्रोलाइट में जो दो आयंस आ रहे हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं, दूसरे को हम एनाइन बोलते हैं। जैसे इसमें मैंने एक केटाइन लिया है, पोटेशियम क्लोराइड एक एनाइन है।
इन दोनों, ये दोनों क्या है, आयंस है। तो आयंस जो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे उसको हम आयनिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसके बेसिस पे उसने बोला है कि इट जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में जब डिसोसिएशन होती है वो आयंस में कन्वर्ट होता है, तो हर एक आयन की जो अपनी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी उसको आप क्या बोलोगे, आयनिक कंडक्टिविटी। तो इसीलिए हमने बताया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इट इज़ अ सम मीन्स कि आपने प्लस करना है, सम करोगे। सम किसका है, सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज। आपके दो आयन है, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके पास कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ए एंड बी, मान लो ए इट इज़ द केटाइन, ए केटाइन और बी क्या है, एनाइन है। ए की जो नीचे बेस वैल्यू आ रही है दैट इज़ एक्स, और वी जो बी की है वाई है। कई बार भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला लिखते हैं तो उनकी जो फॉर्मूला बनाने का जो बेसिक रूल होता है कि उनके वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करते हैं। सपोज अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, आपके पास क्या है, यू आर हैविंग दिस एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में फॉर्मूला, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस ओवर करके क्या आएगा, एल्यूमिनियम के बेस पे तो 1 आएगा, क्लोरीन के बेस पे क्या आएगा, 3, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। हमने एक इन जनरल एक एग्जांपल ले लिया AX एंड BY का। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो आपके पास ए के कितने आयंस बनेंगे, ए के जो नंबर ऑफ आयन बनेंगे वो कितने, एक्स, प्लस बी के कितने आयंस बनेंगे, बी के नंबर ऑफ आयंस क्या बनेंगे, वाई। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ए जो हमारे पास केटाइन है उसके एक्स आयंस बनेंगे और बी जो एनाइन है उसके वाई आयंस बनेंगे। तो ये हमने एक इन जनरल लिया कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो वो आयंस में तो टूटता है, और जितने भी उसके यहाँ पे वैल्यू, जितनी भी वैलेंसीज वगैरह होती हैं उसके बेसिस पे जब आप उसको तोड़ोगे तो नंबर ऑफ आयंस अलग अलग निकलते हैं। तो ये एक जनरल अपने एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आप इस AB इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी लिखते हो, क्योंकि टोटल मोलर कंडक्टिविटी जैसे हमने डिस्कस किया कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन प्लस द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन। साथ में आपने इस चीज़ को भी देखना है कि वो जो केटाइन या एनाइन है उनके कितने उसमें आयंस आ रहे हैं। जैसे अगर आप इसको, जैसे हमने इसमें देखा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, क्लोराइड के 3 आयंस हमारे पास निकल के आएंगे और एल्यूमिनियम का 1 ही आएगा। तो अगर किसी के आयंस 1 से ज़्यादा है तो आपको वो नंबर भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो इट मीन्स कि आपने उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम तो लेना ही है, बट ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस, कि उस फॉर्मूले में उस आयन के कितने नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला लिया है उसमें वो कितने आयंस आ रहे हैं, इस चीज़ को भी हमने नोट करना है। उसके बेसिस पे आप इसका बनाओगे। सो आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन क्लियर हो। एग्जाम्पल है AB, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये टूटेगा तो इसमें A के केटाइन जो है वो X नंबर बनेगा और B जो एनाइन है वो क्या बनेगा, Y। और अगर आप इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हो तो लैम्डा m नोट, दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इस इलेक्ट्रोलाइट का है। जैसे हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी गिवन बाय द केटाइन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी गिवन बाय द एनाइन के प्लस सम के बराबर है। तो आयनिक कंडक्टिविटी को शो करने के लिए हम ये लैम्डा डालते हैं और इसमें प्लस का साइन है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज ऑफ द केटाइन, ये प्लस का साइन शो करेगा। अब इसके जितने भी नंबर हैं उसको आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सपोज आपके पास A जो केटाइन है वो X नंबर में है। X का मीनिंग है जब भी ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो इसके टूटने के बाद ये X आयन बनेंगे। X आयन एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड है, जब मैग्नीशियम क्लोराइड टूटेगा तो आपके पास मैग्नीशियम का 1 आयन बन रहा है और क्लोरीन के 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि Mg जो फर्स्ट वाला है उसके लिए X क्या हो गया, 1 हो गया, और जो दूसरा B है इसमें मान लो दूसरा केटाइन हमारा क्या है, B, दूसरा आयन कौन सा है, वो B क्लोराइड है। क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो 2 आयन्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि एनायन की जो वैल्यू वो 2 है। इसी के बेसिस पे जब आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को देखना है, जब ये टूटेगा इसमें X नंबर ऑफ केटाइन बनेंगे और Y नंबर ऑफ एनाइन बनेंगे।
जब आपने मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो उस केस में पहले मोलर कंडक्टिविटी आप इसके लिए सिंबल लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ये आयनिक कंडक्टिविटी, ये अब आयन है आपके पास, ठीक है, ये कैटाइन का, ठीक है, कैटाइन की आयनिक कंडक्टिविटी है और इसके नंबर ऑफ आयंस कितने हैं x प्लस y, जो आपके पास दूसरा आयन है दैट इज एनाइन, एनाइन के लिए आपने माइनस का साइन डालना है, तो दिस इज आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन, और इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने y। इस तरह से एक जनरल सा आपने फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। सिंपल सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटाइन होता है, दूसरा एनाइन होता है। नंबरिंग अलग अलग होती है कि कैटाइन के कितने उसमें आयंस आ रहे हैं या कैटाइन एनाइन के कितने आ रहे हैं, वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। और टोटल इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज लैम्डा एम नोट, ये किसकी इक्वल होगी, कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द कैटाइन, कैटाइन की कंट्रीब्यूशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, प्लस का साइन कैटाइन के लिए डाला है, एक्स हमने डाला है कि इसकी जो वैलेंसी आ रही है, जो इसके बेस पे नंबर ऑफ कैटाइन आ रहे हैं, प्लस सेकंड आप किसका डालोगे, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन, एनाइन की आयनिक कंडक्टिविटी को आप लैम्डा माइनस से शो कर रहे हैं, माइनस का मीनिंग है ये एनाइन की है क्योंकि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके नंबर ऑफ आयंस कितने y, तो इन जनरल हम ऐसे शो कर सकते हैं। इस तरह से जब भी एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आएंगे, मे बी आपको दो इसके कैटाइन एंड एनाइन की वैल्यू दी हुई है, बट आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने अगर उसका मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी तो आप सिंपली उनको सम करके करोगे, क्योंकि ये हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम इसकी जो आयनिक कंडक्टिविटी उसके ऊपर भी नोट का साइन लगाएंगे, ठीक है, ये आप लगा लो, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है वो दैट इज एट अ जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो मेजरमेंट होती है दैट इज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं, तो आप लैम्डा के ऊपर नोट का साइन भी लगाओगे, तो ये नोट का साइन शो करेगा कि दिस इज द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दैट मीन्स जीरो कंसंट्रेशन पे है। तो ये मेन कॉलरिश लॉ का फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेट द कॉलरिश लॉ, तब आप ये स्टेटमेंट दोगे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, तो आप इस वे से लिख सकते हो। अब हमने कॉलरिश लॉ के बेसिस पे 2-4 न्यूमेरिकल देखेंगे सो दैट कि आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना भी आ जाए। कॉलरिश लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि इसमें क्या है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, और दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम सल्फेट। इन दोनों के लिए आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा आपको गिवन है। डाटा का मीनिंग है कि क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम एंड क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी है इंडिविजुअल जो है वो 119 है, और ये यूनिट्स भी दिए हुए हैं कि ये सारी मोलर कंडक्टिविटी है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट मीन मोलर कंडक्टिविटी के ये वैल्यूज मेंशन की हुई हैं। तो फर्स्ट जो कैल्शियम आयन की कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 119, मैग्नीशियम की 106 है, क्लोराइड की 76.3 है, सल्फेट आयन कितनी है। अब आपने कॉलरिश लॉ के बेसिस पे, कॉलरिश लॉ ने यही बात बताई थी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल आयन की कैटाइन एंड एनाइन की आयनिक कंडक्टिविटी को सम करके निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपने पहले इक्वेशन लिख लेनी है। सो पहले अगर आप देखो तो कैल्शियम आयन क्लोराइड जब भी डिसोसिएट करेगा इसमें 1 कैल्शियम आयन और साथ में 2 क्लोराइड आयन रिलीज होंगे, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम के कितने आयंस निकल रहे हैं, 1, एंड क्लोराइड के 2 आयंस हैं। तो जब आप मोलर कंडक्टिविटी इसकी लिखोगे कैल्शियम क्लोराइड के लिए, कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी है इट इज़ इक्वल टू द, पहले आप किसकी लिखोगे, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन इसके बेस पे आप लैम्डा के बेस पे लिख दोगे कैल्शियम। अब इसके नंबर ऑफ आयंस एक ही है, ठीक है, तो आपने इसके आगे 1 नहीं रहना देना, 1 इसके कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 नहीं है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। अब क्लोराइड के नंबर ऑफ आयंस कितने, 2 हैं, तो जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड आयंस की आएगी उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। बस इस चीज़ को देखना है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो वो कितने आयंस बनाएगा, उसमें कैटायंस कितने निकलेंगे और एनायन की नंबरिंग क्या होगी। इन दोनों की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके बाद में आप सम करोगे। जैसे कैल्शियम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, 119 है, प्लस और जो क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 76.3, बट ये तो इसकी वैल्यू है ना 76.3। आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 119
सो जब आप इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियरली 152.6 आ जाए कुछ। बाद में आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से आपके पास 119 कैल्शियम की वैल्यू आ गई और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 152 आ गया। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो नियरली आपका 271.6 कुछ आएगा। तो दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको आप फाइनली यूनिट्स भी मेंशन करोगे, इट इज अ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके यूनिट्स मेंशन करने कंपल्सरी, क्योंकि अगर आप यूनिट्स मेंशन नहीं करोगे तो आपका हाफ मार्क्स उसके लिए डिडक्ट हो जाता है। अगर यूनिट्स आपको नहीं पता तो आपको जो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ से देख के भी आप लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। इन द सेम वे दूसरा उन्होंने बोला मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। तो जैसे आपने इसको पहले कैल्शियम क्लोराइड को आयनिक फॉर्म में लिखा है, आप पहले मैग्नीशियम सल्फेट के भी आयन्स बना लोगे। मैग्नीशियम सल्फेट जब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसमें मैग्नीशियम का एक आयन बनेगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2+ होता है, सल्फेट के ऊपर कितना होता है 2 नेगेटिव। 1 मैग्नीशियम का और एक ही सल्फेट का बनेगा, दोनों के एक एक आयन इसमें बनेंगे। तो जब आपने इसको सम करना है तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट एज पर कॉलरिश लॉ। जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उनसे कंट्रीब्यूशन दोनों की आएगी, केटाइन की और एनायन की। पहला केटाइन के लिए आयनिक कंडक्टिविटी Mg2+ प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन सल्फेट की भी लिखोगे। साथ में बेस पे आप मेंशन करोगे कि कौन से आयन की आप आयनिक कंडक्टिविटी लिख रहे हैं। सिंपल प्राइमरी के प्लस माइनस के सम, ये बड़े इजी सम है ये। इसमें बस आपने मैग्नीशियम की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दी 106। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का एक एक कोई आयन यूज़ हो रहा है। 106 प्लस सल्फेट का देखो इट इज़ 160, तो 160 है, इसको 160.0। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो जब इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 100 एंड दिस इज़ द 266 हो जाएगा। तो फाइनली इसकी में हमारा आंसर क्या आ गया 266 सीमेन सेंटीमीटर पर मोल। तो ये आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। इस वजह से आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है कि पहला स्टेप आपने इनको आयनिक फॉर्म में लिखना है, फिर आप कॉलरिश लॉ के अकॉर्डिंग इसकी ये इक्वेशन लिख लोगे, फिर वैल्यूज फिल हो गए, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। देन बट इनके यूनिट्स आपने जरूर लिखने हैं, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसकी की बेसिस पे हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलरिश लॉ। इसमें आप देखोगे तो क्या दिया हुआ, इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अगेन आपको मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू दी हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। किस किस की दी है, सोडियम क्लोराइड की, HCl, सोडियम एसीटेट CS3CON जो है सोडियम एसीटेट है। देन किसकी, इनकी जो वैल्यूज है वो आप देख सकते हो कि सबसे पहले किसकी दी हुई है, सोडियम की। तो आप कॉलरिश लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे कि कॉलरिश लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट इसमें आपको जो वैल्यूज अगर ध्यान से देखो तो पहले सोडियम क्लोराइड है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की। जब आप इसको पूरा 425 सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या है HCl, इट मीन्स कि HCl की वैल्यू क्या है 425। थर्ड में क्या है सोडियम एसीटेट, तो इट मीन्स थर्ड नंबर पे जो वैल्यू, थर्ड वैल्यू ये सोडियम एसीटेट की है, सीमेन सेंटीमीटर पर मोल। अब इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि जो जिस इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू पहले वाली होगी, जिसका मीन्स कि जिस सीरियल ऑर्डर में आपको इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के नेम दिए गए उसी सीरियल ऑर्डर में आपने इनकी जो वैल्यूज उठानी है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है, जब आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक बातें होती हैं। तो इसी वजह से अगर आप कॉलरिश लॉ इसका सॉल्यूशन हम लिखें तो कॉलरिश, तो ये सारी वैल्यूज सब आपको पता लग गई है। हमें सोडियम क्लोराइड की, HCl की एंड सोडियम एसीटेट की दी हुई हैं। और हमारा टारगेट क्या है, व्हाट विल बी दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप 1 बाय 1 कॉलरिश लॉ के बेसिस पे इन सभी के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे मोलर कंडक्टिविटी की आप सोडियम क्लोराइड के लिए अगर वैल्यू लिख रहे हो तो वो किसकी इक्वल आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन, इसके सम के इक्वल है।
और सोडियम क्लोराइड की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, दैट इज़ 126। ये आपको 126.4 है। अब सेकंड नंबर पे आपके पास HCl है। HCl की अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl वो किसकी इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू द, इसमें HCl में दो आयंस बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन। और ओवरऑल आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है HCl की, दैट इज 425। दिस इज 425.9। अब आप नेक्स्ट देखो, देन आपके पास कौन सा सोडियम एसीटेट CH3CONA। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है CH3COONA, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ सोडियम एसीटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि CH3COO जो एसीटेट है, कई बार उसको AC की फॉर्म में लिखा होता है, Na साथ में दिया होता है। AC स्टैंड फॉर द एसीटेट एंड Na तो आपको पता ही सोडियम का। इसकी अगर आप आयोनाइजेशन करते हो तो आपके दो आयन बन के आते हैं, एसीटेट आयन, तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम आयन। तो आपके पास दूसरा आयन कौन सा है, सोडियम का। तो इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 91.0। 91.0। तो ये आपने मोलर कंडक्टिविटी इसकी वैल्यूज इसमें लिख ली है। बट आप देखो हमें रिक्वायरमेंट किसकी, हमारा जो टारगेट क्या है, हमने निकालनी किसकी है, एसिटिक एसिड की। तो जो हम, ये तो हमें गिवन है ना, बट हमने निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो आपने एसिटिक एसिड के लिए निकालनी है। अब आप देख सकते हो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH इज इक्वल टू, अब इसमें दो आयन्स आ रहे हैं, एक आपके पास एसीटेट आयन आ रहा है, इसकी आप लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, प्लस दूसरा आयन कौन सा है, हाइड्रोजन का, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन। अब आपने इनकी निकालनी है एसीटेट एंड हाइड्रोजन आयन की, दैट इज ऑफ द एसिटिक एसिड, इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। अब आप, क्योंकि कॉलरिश लॉ ने क्या किया था, कॉलरिश में उसने ये देखा था कि कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें कुछ कॉमन आयंस होते हैं, बट उन कॉमन आयंस जो होते हैं उनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो सभी में सेम रहती है। ये मीन्स इस पर डिपेंड नहीं करती कि उसके साथ कौन सा पार्टनर है, पार्टनर कोई भी हो, बट उसकी जो अपनी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो सेम रहती है। उसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप दो इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन में देखो Na एंड Cl है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए। बट अगर आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, ये थर्ड है। अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट है, ये हाइड्रोजन हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप थर्ड इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे एसीटेट आयन, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस बेसिस पे अगर आप ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर प्लस कर लें, ठीक है, क्योंकि इनमें जो क्लोराइड है और सोडियम आयन है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम प्लस कर लेते हैं और उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन सोडियम एंड क्लोराइड वाला उसको अगर माइनस कर दें, तो ये दोनों प्लस वाली जो सोडियम एंड क्लोराइड आयन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर में आएगा हाइड्रोजन एंड एसीटेट आयन रह जाएंगे। इस तरह से फाइनली जो वैल्यू इनकी आयन मोलर कंडक्टिविटी को भी प्लस माइनस करके जो वैल्यू आएगी, दैट विल गिव यू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड एंड थर्ड को आपने प्लस करना है। सो इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द सम, कि जो हमारे पास सम आएगा उसमें से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देनी है। इक्वेशन में देखो तो हमारे पास पहले क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें आपने कौन सी इक्वेशन करनी है, प्लस थर्ड वाली, फिर इसमें प्लस करोगे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का ले लिया, ये अपने थर्ड इक्वेशन का। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, आप इसमें से माइनस करोगे इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन फर्स्ट वाली कौन सी है, इसमें आप ब्रैकेट डालूंगी, हमने माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो आपको वो जो अंदर हम माइनस लेंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। माइनस ये करना है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, एंड और क्या ये क्या इक्वेशन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन। तो ये आपने इसमें से माइनस कर देना है। आयंस को आपस में प्लस और माइनस कर रहे हैं। इन द सेम वे इन इक्वेशन में जो मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू वो भी आपस में प्लस और माइनस करोगे। जैसे सेकंड एंड थर्ड को हमने बोला है ऐड सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 425 एंड 90 इनको हम प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन लिखोगे 425.9 प्लस 91.0 और माइनस हमने कौन सी करनी थी, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है 126.4। तो इस तरह से हम लिख देंगे। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जैसे हमने लिखा है कि इसमें माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो जब ब्रैकेट आप इसको ओपन कर रहोगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो इसको ब्रैकेट हम यहाँ पे रब कर सकते हैं। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाला जो साइन प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, वो हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपने ऐसा ही लिखना है, अब स्पेस का वो थोड़ी यहाँ पे कम है इसलिए मैंने यहीं पे ही ब्रैकेट ओपन करके नेक्स्ट स्टेप लिख दिया है कि हमने ब्रैकेट ओपन कर लिए, बाहर माइनस था तो अंदर का जो प्लस का साइन है वो भी माइनस में हो गया है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो क्लोराइड है, क्लोराइड यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड की जो वैल्यू वो माइनस में, तो क्लोराइड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो सोडियम आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी है, दैट इज सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी क्या है, माइनस में है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में इट इज़ इन द प्लस फॉर्म, ये प्लस में, तो सोडियम आयन भी आपस में कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास क्या रह जाता है, इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन की रहेगी। और क्या किसका रह गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। अब ये दो आयंस की हमारे पास बची है। इस तरह से इन द सेम वे इनकी जो वैल्यूज है, इनको 425 और 91 को प्लस करोगे, प्लस करने के बाद जो आएगा उसको उसमें से 126 हम माइनस कर देंगे। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ये इन दोनों को प्लस करके 425 में 91 प्लस करके 126 माइनस करके नियरली हमारे पास 490 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसके साथ में यूनिट्स लिख दोगे। यूनिट्स क्या है इसमें हमारे पास, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस वजह से हमारा जो टारगेट था कि हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए जिसमें हाइड्रोजन एंड एसीटेट आयन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी जो वैल्यू निकल के आई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये कितनी, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितनी निकल के आई, दैट इज़ 490। जब इसमें हमने कैलकुलेट किया तो नियरली हमारी 490.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस तरह से देख सकते हैं, इनको कैलकुलेट करके हमारी ये 490.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू है। ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज़ लिख के और जो कॉमन आयंस हैं उनको हम कैंसल आउट करके यहाँ से आप फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार आपको उससे न्यूमेरिकल आने, बस यही देखना है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है पहले आपने उनके आयंस देख लेने हैं, फिर आपने देखना कॉमन फैक्टर कौन से हैं और आपने डिसाइड करना है हमारा जो टारगेट है उसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी है। जिसकी रिक्वायरमेंट उसको आप प्लस कर दोगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप उसमें से उस इक्वेशन को माइनस कर दोगे। तो जैसे जैसे आप आयंस को आपस में प्लस माइनस करोगे उनकी वैल्यूज़ को भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये करके आपके पास फाइनली उसका आंसर आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इनके न्यूमेरिकल्स जो कॉलेज लॉ के बेसिस पे करने हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बेसिस और भी काफ़ी न्यूमेरिकल जो आप बुक से या और भी सैम्पल पेपर से ट्राई कर सकते हैं, बट आगे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम कुछ और पॉइंट्स करेंगे, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट आपको इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर